सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी वनपाल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 9 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तरीका वही रखने वाले हैं, हम अपने चारों ऑप्शंस की व्याख्या करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, हर पेपर में मैंने बताया है, ये जो पेपर सीरीज है वो आप लोगों के लिए वनपाल बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो इस मॉडल पेपर सीरीज के सारे पेपर्स को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। और जो कि आपकी एग्जाम है वो तो आ ही गई है, आपके सर पे ही बैठी है, बस 2 दिन और बचे हैं। तो आप कहोगे सर आपने सुपर 30 मॉडल का वादा किया था, तो चिंता मत करो, आपके पास 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक अपनी मेगा क्लास जो है वो भी आप लोगों के लिए अपनी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें अपने कंप्लीट सिलेबस के सारे क्वेश्चन वो शामिल किए जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, पहले शुरू करते हैं अपना ये पेपर। और आज का ये जो पेपर है उसे हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने पीछे वाले पेपर्स पढ़े हैं। अब रही बात, आपके पास 10 मॉडल पेपर्स हो जाएंगे, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर आपको कल मिल जाएगा। और इसके बाद में आपके पास एक जो मेगा क्लास है ना, जो मेगा क्लास है आप लोगों के कंप्लीट सिलेबस की और कम से कम उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो क्लास आपको इसके बाद में मिलने वाली है। तो इन क्लासेज को फास्ट फॉरवर्डिंग करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना भाई, एग्जाम में जाने से पहले। इसके लिए मैं आपको एक अलग से इंस्ट्रक्शन की क्लास भी अपलोड करके दूंगा भाई। अच्छा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड क्या है? ये भी पूछ सकता है भाई कि ये फ्रीडम शील्ड 2026 क्या है। तो ये युद्धाभ्यास है ना। और का आयोजन किन देशों के मध्य 9 से 19 मार्च 2026 को किया गया है? तो एक बात बता देते हैं, अगर आपके पास इसमें भारत का नाम हो तो भारत का मत कर देना, क्योंकि मोस्टली ये बच्चे सोचते हैं अपने भारत के बारे में है तो भारत का कर देते हैं। नहीं, ये आपके पास अमेरिका और दक्षिणी कोरिया का एक अभ्यास था, युद्धाभ्यास जिसे अपन कहते हैं, युद्ध का अभ्यास जिसे कहते हैं। तो इसमें देखो बात करते हैं अमेरिका जापान इन दोनों देशों के बीच, देखो अभी जो अपना आंसर वो तो ये है। और अमेरिका जापान इन दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से की सोड, ये ध्यान में रखना, कीन सोड है भाई, है ना, कीन सोड, ठीक है। और कोप इंडिया जैसे त्रिपक्षीय अभ्यासों से समन्वय होता है। ये फ्रीडम शील्ड से संबंधित नहीं है। कौन सा? अमेरिका जापान। इसके बाद में अमेरिका दक्षिणी कोरिया की बात करें तो फ्रीडम शील्ड अपने पास अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक बड़े पैमाने का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो मार्च 2026 में इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के संभावित खतरों के खिलाफ दोनों देशों की रक्षात्मक क्षमता और अंतःक्रियाशीलता का मजबूत करना था। तो ये ध्यान में रखना भैया आप लोग। ऑस्ट्रेलिया मलेशिया की बात करें तो ये देश 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स के तहत अन्य क्षेत्रीय अभ्यासों के में भाग लेते हैं। तो ये सभी के जो देश भाग लेते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इसका ये जो मुख्य बात है ना, ये जो फ्रीडम शील्ड है इसके बारे में ध्यान में रखना कि क्या है ये। अमृत मित्र महोत्सव अपने पास 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 13 मार्च 2026 को निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया भाई। तो आवासन और शहरी कार्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसका? मरु महोत्सव अमृत मित्र महोत्सव के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, है ना। तो ध्यान में रखना क्या है ये, भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये भारत का एक गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से व्यापारिक शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है। पर्यटन मंत्रालय क्या है? यह मंत्रालय अतुल्य भारत और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्व और जैसे उत्सव का आयोजन करता है। भारत पर्व मतलब भारत में उत्सव, है ना। भारत क्या है? पर्व है भाई, मैंने क्या कर दिया ये, चलो ठीक है कोई बात नहीं। भारत पर्व का आयोजन कौन करता है? पर्यटन मंत्रालय करता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की बात करें तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 13 मार्च 2026 को आयोजित अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य शहरी विकास अमृत योजना की उपलब्धियों और शहरी स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को प्रदर्शित करना था। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, करंट का जो उद्देश्य होता है ना, जो भी पर्सन है उसके जो मैं उद्देश्य बताता हूँ उनको थोड़ा ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, डीआरडीओ द्वारा 29 दिसंबर 2025 को परीक्षण की गई पिनाका LRGR 120 की मारक क्षमता कितनी है? ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, 120 किलोमीटर है। इसके बाद में बात करते हैं, ये देख लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।
इसके बाद में केंद्रीय बजट 2026-27 में आगामी 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपके पास, तो इसमें आपके पास जो 20 राष्ट्रीय जलमार्ग है उन्हें चालू करने की घोषणा की गई है बजट 2026-27 में आगामी 5 वर्षों में। ध्यान में रख लेना, किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता प्रश्न। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं भाई, के मुख्य आतिथ्य में 15 मार्च 2026 को जौहर श्रद्धांजलि समारोह 2026 कहां आयोजित किया गया है। तो ये आपके पास चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया गया है। अपने पास कौन सा है, जौहर श्रद्धांजलि समारोह 2026। क्या है इसमें भाई, चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग में प्रतिवर्ष जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन उन वीरांगनाओं और वीरों की स्मृति में किया जाता है जिन्होंने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए जौहर और साका किया था। 15 मार्च 2026 को आयोजित इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो पक्का पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न। विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने किस परियोजना की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर राजस्थान को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद एवं लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना, ये अच्छा वहाँ वृहद और केवल वृहद सिंचाई। तो इसमें आपके पास जो वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना है इसके लिए राजस्थान को क्या दिया गया है भाई, अपने राजस्थान को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र है उससे सम्मानित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया है। तो जयपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो ये जयपुर में किया गया है भाई। कौन सा, हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को। तो आपके पास दिनांक और अपने पास इस कार्यक्रम का नाम याद रखना है। तो जयपुर से किया गया है भाई। इसके बाद में ICDS द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण एवं स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। प्रेरणा 2.0, विकास अभियान 2.0, तरुण अभियान 2.0 और सुपोषण अभियान 2.0 ये शुरू किया गया है मातृ और शिशु पोषण के लिए। ध्यान में रखना भाई, पक्का पूछ सकता है ये योजना। अच्छा, प्रेरणा अभियान 2.0 क्या है फिर, यह शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित योजनाओं का एक नाम हो सकता है, या इसका मतलब अभी कोई वैसे नाम नहीं है, लेकिन प्रेरणा अभियान ये हो सकता है भाई। अच्छा, विकास अभियान की बात करें तो क्या है, यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे पंचायती राज की मजबूत रीढ़ के लिए प्रयुक्त नाम है, विकास अभियान 2.0। तरुण अभियान की बात करें तो ये युवाओं को स्वरोजगार और खेलों में बढ़ावा देने की दिशा में एक कार्यक्रम है। और सुपोषण 2.0 की बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और नवजात शिशुओं में कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त करने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुपोषण अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है। तो ये कार्यक्रम याद रख लेना भैया आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो क्या, दिल्ली में आयोजित 105वें स्कोच समिट कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के नजर ऐप, ये ध्यान में रखना, को किस श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। नवाचार श्रेणी में, गोल्डन श्रेणी में, सिल्वर श्रेणी में, उपयुक्त में तो कोई नहीं, तो ये आपके पास नहीं होना है। आपके नवाचार श्रेणी में नजर ऐप को क्या प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड है वो अपना प्रदान किया गया है राजस्थान पुलिस के जो नजर ऐप है उसको। ध्यान में रख लेना भाई, नवाचार की श्रेणी में। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयोजन तिथि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 है, बिल्कुल सही है। ये 5वां संस्करण था। राजस्थान द्वारा मेजबानी पहली बार है। खेलों का आयोजन प्रदेश के 8 शहरों में नहीं किया गया भाई, ये 7 शहरों में, संभागों में किया गया है। 7 संभागों के नाम याद रखना, उनमें इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। 56 मैदान का संबंध किस ये तो आप जानते हो भाई, माही नदी से है। माही नदी ये अपना जैसे राजस्थान है भाई, आप लोग जानते हो ये राजस्थान है। और राजस्थान के बाद में अगर बात करें तो आपके पास क्या हो जाता है, ये राजस्थान है। और राजस्थान के बारे में अगर छोटी सी बात करें तो आपके पास, चलिए ये राजस्थान अच्छा नहीं बना भाई अपने पास, कोई बात नहीं है, राजस्थान थोड़ा अच्छा बना देते हैं ये लोग। अब ये जो माही नदी है उसका उद्गम यहाँ से होकर यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ गुजरात में जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये माही नदी, अब यहाँ पे जैसे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास का जो 56 नाले समूह है, गांव जो है, नदी नाले हैं, उनका जो समूह है ना, उसके कारण उसे 56 का मैदान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदानों के लिए भी जाना जाता है? तो कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये आपके पास उत्तराखंड में ही है, अभी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को की। तो ध्यान में देख लेना। अब बात करते हैं, देखो कर्नाटक में क्या है फिर, यह राज्य अपने बांदीपुर और नागरहोल जैसे पश्चिमी घाट के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई पूछ सकता है बांदीपुर और नागरहोल पश्चिमी घाट, और जो पश्चिमी घाट है ये कौन से, जो पश्चिमी घाट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। जम्मू कश्मीर में क्या भाई, यहाँ पे दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कश्मीरी हंगल यानी मृग के लिए जाना जाता है। तो अपने पास कश्मीरी हंगल, वैसे आप बता दोगे दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम में क्या है, यहाँ पे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। और उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के में स्थित फूलों की घाटी एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये अपनी अद्वितीय अल्पाइन वनस्पति और रंग बिरंगे फूलों के मैदानों के लिए भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखने वाली बातें हैं भाई ये, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे, पहले बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी नहीं करनी है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम ICDS में भारत कार्यक्रम में कितने प्रतिशत सहायता मिल रही है? भारत सरकार से कितनी प्रतिशत सहायता मिल रही है? तो वो 90% सहायता मिल रही है भाई। देखो पूरक पोषण को छोड़कर मुख्य प्रशासनिक और पूर्व स्कूली शिक्षा घटकों के लिए केंद्र राज्य का अनुपात सामान्य विशेष राज्यों के अनुसार निर्धारित होता है। केंद्र प्रायोजित विशेष श्रेणियों में तहत 90% का प्रावधान महत्वपूर्ण होता है। तो ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है तो उसमें 90% आपके पास क्या है, केंद्र का बजट होता है। नेक्स्ट बात है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पे है? ये आप जानते हो भाई, अजमेर में है। इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, देबारी में क्या है, चलिए बात करते हैं भाई। देबारी में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रसिद्ध जिंक स्मेल्टर जस्ता प्रगलन, ये प्रगलक है भाई, प्रगालक है संयंत्र स्थित है। तो ये देख लेना, देबारी उदयपुर। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर सीसा जस्ता संयंत्र स्थित है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। अजमेर में हिंदुस्तान, ये आपको बता दिया मैंने। और खेतड़ी में बात करें तो यहाँ तांबा खनन और प्रगालन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी का भी ध्यान में रखना और ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है कौन सा है? तो वो आपके पास बांसवाड़ा है भाई। कौन सा? बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। कितना है? ये आपके पास 934 है। और इसके बाद में अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो आता है प्रतापगढ़। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो इसका आ जाता है 933 जो लिंगानुपात है ना अपने पास। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, शिशुओं का लिंगानुपात अपने पास सबसे ज्यादा इनका है। डूंगरपुर की बात करें तो ये सामान्य लिंगानुपात में है ना, सामान्य लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है 994, याद रखना। और राजसमंद अपने पास नीचे की कैटेगरी में आता है। राजसमंद भाई नहीं, राजसमंद सामान्य जो लिंगानुपात है उसमें डूंगरपुर के बाद में दूसरे नंबर पे आता है। तो ये तीनों बातें मैंने बता दी है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 में अगर अपन बात करें तो वो 928 है। 2001 की बात करें तो 921 है, +7 की बढ़ोतरी हुई थी अपने 2001 से 2011 के बीच में। जो अपने लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी वो +7 की थी। इसके बाद में चोकला, मगरा, पुगल किस पशु की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है भाई। बहुत बार रिपीट हो चुका है शायद ये प्रश्न। तो ये भेड़ की नस्ल है, लेकिन बाकियों की बात करें तो ध्यान में रखना, जैसे मारवाड़ी, जखराना, पर्वतसरी और शेखावाटी ये बकरी की नस्लें हैं। और गाय की बात करें तो नस्लों में राठी, थारपारकर और कांकरेज और गीर है, तो ये भी है। इसके बाद में बात करें चोकला, मगरा, पुगल, नाली, मारवाड़ी, ये सभी भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। इसमें चोकला नस्ल को उसकी क्या सर्वश्रेष्ठ उनके कारण भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। समझ में आई भाई? मेरिनो कहाँ की? अपने मेरिनो अमेरिका क्षेत्र की जो भेड़ है जिसकी ऊन है वो उत्तम किस्म की होती है, इसीलिए भारत की जो अपने पास क्या है चोकला, उसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। भैंस की बात करें तो जैसे मुरा, खुंडी, जाफराबादी और भदावरी ये अपने पास क्या है, भैंस की किस्में हैं, भैंस की प्रजाति है, ये जानवरों की नस्लें हैं, ध्यान में रख लेना आप।
इसके बाद में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेलों उत्सव का आयोजन किया जाता है। कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? मरुमहोत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ऊंट उत्सव। ये जो है ना, ये आपके पास जनवरी में किया जाता है। इसके बाद में मरु उत्सव आ जाता है। इसके बाद में आपके पास ये क्रम से ही बता रखा भाई मैंने, जैसे अपने पास सबसे पहले आएगा ऊंट उत्सव। यह प्रतिवर्ष सबसे पहले जनवरी महीने में आयोजित होता है, तो ये ध्यान में रखना। मरु उत्सव जैसलमेर सामान्यतः जनवरी के अंत और फरवरी महीने में आयोजित होने वाला है, तो 2 नंबर पे हो गया है। और हाथी उत्सव की बात करें होली के अवसर पर यानी मार्च महीने में होता है, तो 3 नंबर हो गया है। और ग्रीष्म उत्सव बात करें तो ये गर्मियों में मई जून में आयोजित होता है, तो 4 नंबर हो गया है। तो ये ध्यान में रख लेना कौन सा महीना कब लगाया जाता है। इसके बाद में बात करें राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में बात करें तो अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। आरोही क्रम में सबसे कम पहले, उसके बाद में उससे ज्यादा, उसके बाद में उससे ज्यादा, उसके बाद में उससे ज्यादा। ये दोनों बातों में आप बड़े कंफ्यूजन होते हो। तो यहाँ पे सब अवरोही क्रम का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो सबसे ज्यादा जयपुर की है भाई। अब जयपुर 2 में है तो 2 को काट देते हैं अपने। अब जयपुर के बाद में अजमेर नहीं, भरतपुर की है भाई। भरतपुर के बाद में दौसा है, दौसा के बाद में अलवर है। कितना है ये देख लो। जयपुर में 595 है, भरतपुर में 503 है, दौसा में 476 है और उसके बाद में अलवर आ जाता है। ये आपके पास अवरोही क्रम हो जाता है। और अगर अपन बढ़ते क्रम में पूछें तो सबसे पहले जैसलमेर आएगा, उसके बाद में बीकानेर आएगा, उसके बाद में बाड़मेर आएगा, उसके बाद में जोधपुर आएगा, तो वो बढ़ते क्रम में हो जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम चीनी शुगर का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। आप जानते हो ये सभी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। लेकिन बाकी स्थान के ऊपर फेमस है भाई। तो ब्यावर की बात करते हैं। यहाँ वर्ष 1889 में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड स्थापित की गई थी। भोपाल सागर की बात करें तो राजस्थान का पहला चीनी उद्योग वर्ष 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में निजी क्षेत्र में अंतर्गत द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से स्थापित किया गया। गंगानगर की बात करें तो यहाँ वर्ष 1937 में गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना हुई थी, जो बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में आई, जहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ये भी याद रखना भाई। और केशवराय पाटन बूंदी यहाँ वर्ष 1965 में सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो ये प्रश्न आपको बड़ा कंफ्यूजन करेगा, कौन सा? भोपाल सागर और केशवराय पाटन बूंदी वाला। इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन मत हो जाना भाई। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत और परंपरागत, मैं एक बात बता देता हूं। गैर परंपरागत कौन से होते हैं? गैर परंपरागत, इसके बाद आप गलत नहीं करोगे। परंपरागत कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, वो होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत कौन से होते हैं? जिनको अपन नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, जिनके कंप्लीट होने के, पूरा होने की संभावना होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके खत्म होने की संभावना है भाई। लेकिन अपने पास देखो सौर ऊर्जा की, जब तक सूरज है तब तक अपनी रोशनी बनती रहेगी, कोई नहीं, कुछ नहीं है। प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा, बायोमास है, तो बायोमास आप जानते हो गोबर गैस होती है, पवन ऊर्जा आप हवा से है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना, वो आपके पास क्या है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, क्योंकि इसके खत्म होने की संभावना है। अब ये बाकी आप इस श्रेणी में आप पढ़ लेना भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन सा युग्म गलत है? पर्यटन सर्किट शामिल क्षेत्र नहीं है भाई, यानी पर्यटन सर्किट दे रखा है और शामिल क्षेत्र दे रखे हैं। तो मरु अपने पास क्या है? मरु त्रिकोण की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर दिया हुआ है। इसमें एक प्लस और कर देता हूं भाई, बीकानेर। तो यह तो होता है मरु त्रिकोण में। और स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें तो दिल्ली, आगरा, जयपुर सही है। शेखावाटी सर्किट की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, चूरू सही है। अलवर सर्किट में अलवर, जयपुर, सरिस्का नहीं, इसमें आपके पास जयपुर नहीं है। जयपुर की बजाय तिजारा यहाँ पे है भाई। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तिजारा क्षेत्र आता है। तो अलवर, तिजारा, सरिस्का ये क्षेत्र आ जाते हैं अपने अलवर सर्किट में। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान का नमक उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो वो इसमें आपके पास तीसरा स्थान आ जाता है। किसका? राजस्थान का देश में नमक उत्पादन का तीसरा स्थान है। आपको एक बात बता देता हूँ, पहले अभी तीसरे नंबर पे आया है, इससे पहले चौथे नंबर पे था, तो कंफ्यूजन में गलत मत कर देना। चलिए चर्चा करते थोड़ी सी। प्रथम की बात करें तो भारत में कुल नमक उत्पादन में गुजरात राज्य पहले स्थान पे आता है। दूसरा अगर बात करें तो आता है तमिलनाडु। लेकिन राजस्थान में एक खास बात और बताता हूं मैं आप लोगों को, क्या है कि भारत के कुल नमक उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पे आता है, लेकिन
केवल अंतःस्थलीय यानी झील की बात करें तो नमक उत्पादन की बात करें तो राजस्थान देश में पहला स्थान है, जहां अकेले सामर झील के देश के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादन होता है। यानी कहने का मतलब है वैसे तो नमक उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन अगर अपन झीलों के पानी की बात करें, है ना, झीलों के पानी की बात करें तो उसमें आपके पास पहले नंबर पे आता है। और उसमें भी अगर अपन बात करें तो पूरे भारत का झीलों से जो नमक उत्पादन होता है उसमें सांबर झील से 8.7% नमक निकाला जाता है, तो वो तो होना ही था। फिर राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र धौलपुर है, तो ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में केवड़ा की नाल नामक दर्रा पास कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। केवड़ा की नाल कहाँ पे है भाई, उदयपुर जिले में है। अजमेर में कौन से है, तो जैसे परवेरिया है, शिवपुर घाट है और सुरा घाट है। ये अजमेर जिले के प्रमुख क्या हैं, दर्रे हैं, तो नाम याद रखना, परवेरिया है, शिवपुर घाट है, सुरा घाट है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की पहाड़ियों में तंग रस्तों को स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी दर्रा और देबारी नाल, ये सभी उदयपुर जिले में महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे हैं। ये बाकियों के नाम भी याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, पठार संबंधित जिला, यानी पठार भी दिया हुआ और उसका जिला कौन सा है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, आप जानते हो भाई। मेसा का पठार कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार उदयपुर में। उड़िया का पठार सिरोही में। भोराट का पठार पाली में नहीं है, गलत है। तो भोराट का पठार कहाँ है, तो भोराट का पठार आपके पास कुंभलगढ़ में है। तो अभी पढ़ लेते हैं, पहले मेसा का पठार पढ़ाते हैं। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। क्या इसी 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग बना हुआ है। लासड़िया का पठार गया, लसाड़िया का पठार एक ही बात है, ध्यान से समझ लेना, ये मात्रा में कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित और कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है, उदयपुर सुलंबर क्षेत्र में है भाई। उड़िया का पठार सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर ऊंचा है, और जो माउंट आबू सिरोही में है, गुरु शिखर से नीचे स्थित है। और बोराट का पठार बात करें तो बोराट का पठार उदयपुर और गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पहाड़ी पर स्थित है भाई। मध्य स्थित जो पहाड़ी है ना उसका भाग है, तो याद रख लेना। उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपके पास बोराट का पठार। तो ये इतनी सी तो बात याद रख सकते हो भाई। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पहाड़ी या पर्वत या स्थिति जो है, तो उदयनाथ पर्वत है आपके अलवर में, वो अलवर में बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिसपे अपने पास जैसलमेर का किला भी है भाई। इसके बाद चिड़ियांठुक पहाड़ी जोधपुर में, जोधपुर का किला स्थित है उस पर। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ बूंदिया बारा में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है, अभी बता देते हैं। उदयनाथ अलवर ये सुमेलित है, यहाँ जहाँ से रूपारेल नदी निकलती है भाई। उदयनाथ पर्वत से आपके पास रूपारेल नदी है वो निकलती है, ध्यान में रख लेना। रूपारेल नदी कौन सी पर्वत से निकलती है, त्रिकुट जैसलमेर ये सुमेलित है। इसी पहाड़ी पर पीले पत्थरों से बना जैसलमेर का सोनार किला है, ये भी बता दिया है। चिड़ियांटुक पहाड़ी जोधपुर बिल्कुल है भाई, इसी पहाड़ी पर जोधपुर का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग बना, ये भी है। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ 12 बूंदी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ, कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित में के बीच फैली हुई है। यह हाड़ौती के पठार का मुख्य हिस्सा है, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के बारे में याद रख लेना। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या रखा है, नेक्स्ट आ रखा है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने, तो लगभग 61 पॉइंट कुछ प्रतिशत है भाई, तो ये ध्यान में रख लेना। ये 60 से अधिक होने का मतलब है 61.1% क्षेत्र पे फैला हुआ है। थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, इस पे अपने राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अगर अपन बात करें, चलिए बाकी जो आगे आएगा ना तो उसमें बता देंगे, बाकी जो अपने भौतिक प्रदेश है उसमें कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में फेल्सपार ये आप जानते हो भाई, अजमेर में है। फेल्सपार कहाँ पे है, अजमेर में है। तो डूंगरपुर में क्या है भाई, इसमें फ्लोराइट यानी मांडो की पाल के खनन के लिए जाना जाता है, तो फ्लोराइट के लिए डूंगरपुर, मांडो की पाल भी कहते हैं। उदयपुर में क्या है, जिला रॉक फॉस्फेट है, शीशा दस्ता है, सोप स्टोन है, घिया पत्थर जिसको अपन कहते हैं, ये है। अजमेर आपके पास क्या है, पूरे भारत और राजस्थान में संदर्भ में अजमेर जिला फेल्सपार के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। राजस्थान का लगभग 95% है ये भी, है ना, 95% से अधिक जो फेल्सपार अकेले अजमेर के मकरेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में निकलता है। और चित्तौड़गढ़ ये मुख्य रूप से चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड के खनन के लिए अग्रणी है, तो ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान के में उदयपुर जिले की झामरकोटड़ा की खाने किसके लिए है भाई, तो वो आपके लिए रॉक फॉस्फेट के लिए है। उदयपुर की झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट, ध्यान में रखना। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन नागौर का डेगाना भाकरी और सिरोही का वालदा क्षेत्र आता प्रसिद्ध है भाई, टंगस्टन के लिए याद रखना।
नागौर का डेगाना भाकरी और सिरोही का वालदा क्षेत्र पूछ सकते हैं मैच करवाने के मामले में। जिप्सम की बात करें तो इसके लिए बीकानेर का जामसर और नागौर का गोठ मांगलोद क्षेत्र प्रसिद्ध है। घिया पत्थर की बात करें तो इसके लिए उदयपुर का देवपुरा और सलुम्बर क्षेत्र जाना जाता है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर में स्थित झमर कोटड़ा की खान भारत में रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ खुली खान है। तो ये बातें आपसे मैच करवाने वाले में पूछ सकता है भाई, मैच कीजिए। नेक्स्ट बात करें तो निम्न को सुमेलित कीजिए। चांदी की पर मीनाकारी नाथ द्वारा में होती है। तार कसी जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, तार कसी जिसको कहते हैं वो होती है। तो चांदी पर मीनाकारी का काम है वो नाथ द्वारा राजसमंद में होता है। पीतल पर मीनाकारी की बात करें तो ये आपके पास कहाँ होती है, ये जयपुर में होती है। पीतल पर मीनाकारी का काम जो नक्काशी का काम है। तांबे पर मीनाकारी की बात करें तो ये आपके पास भीलवाड़ा में होता है। तांबे पे यानी तांबे से मीनाकारी तार कसी का काम जो है वो भीलवाड़ा में होता है। और सोने पे मीनाकारी का काम है वो आपके पास प्रतापगढ़ में होता है, जहाँ का सोनी परिवार जो है वो इस काम के लिए फेमस है भाई, है ना, सोनी परिवार जो है ना प्रतापगढ़ का वो। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई शुरुआत करते हुए भामाशाह योजना कब पर आई है, तो आप 2014 में हुई है भाई। कब, 2014 में शुरू हुई थी, तो ये याद कर लेना, ये तो छोटी सी बात है। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करनी है भाई। देखो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होता है, बिल्कुल होता है, सही है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल सही बात है। और परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है और राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, ये गलत है भाई, क्योंकि जो गेहूं है वो आपके पास रबी की फसल में आती है ना। कौन सी, जो गेहूं है वो रबी की फसल में आती है। तो चलिए, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है, तो ये आप जानते हो भैया, तो झुंझुनू में है, खेतड़ी में स्थित है भाई। इसके बाद में शाहगढ़ का क्षेत्र किस खनिज के लिए चर्चा में है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो कच्चे तेल नहीं है, गैस बात करते हैं, अब्रक और पोटाश, तो ये गैस के लिए है भाई। कहाँ पे है ये जैसलमेर में, अभी चर्चा कर लेते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो क्या आता है भाई, बाड़मेर में गुड्डामलानी और बायतू क्षेत्र तेल के कुओं कौन से हैं, जैसे मंगला और भाग्यम, दोनों तेल के कुओं के नाम है भाई, ये बाड़मेर में है। और जैसलमेर की बात करें तो गैस जैसलमेर जिले के शाहगढ़ सब बेसिन में स्थित लंगतला क्षेत्र प्राकृतिक गैस के नए और विशाल भंडारों की खोज के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक चर्चा में रहा है। शाहगढ़ सब बेसिन स्थित कहाँ पे, लंगतला क्षेत्र में। अब्रक इसके लिए भीलवाड़ा का दाता भुनास क्षेत्र प्रसिद्ध है। और पोटास की बात करें तो इसके भंडार मुख्य रूप से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर बेसिन में उप धरातल में मिले हैं पोटास के। याद रख लेना भाई, 3-4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वनस्पति और वर्षा का मात्रा की बात करते हैं। देखिए, शुष्क और मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश की बात करें तो ये 10 से 25 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। और सालर वन क्षेत्र बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है भाई। मिश्रित पतझड़ वन है वो 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय है 150 से 50 सेमी वर्षा का क्षेत्र है। ये थोड़ी सी अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ ना, जैसे अपने पास ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान बना देते हैं एक बार छोटा सा, आप कहोगे सर राजस्थान बढ़िया नहीं बनाते हो, है ना, हाँ चलिए छोटा सा बढ़िया बना देते हैं, ये बढ़िया राजस्थान बन गया अपना, इतना तो बढ़िया बहुत है। अब इसमें थोड़ी सी अपन डिवाइडेशन कर देते हैं। इस डिवाइडेशन को अगर अपन मानेंगे तो कैसे मानेंगे, ये अपन ऐसे कर देते हैं और इसमें भी अपने पास ऐसे कर देते हैं, तो 4 हिस्से हो गए अपने पास। ये आ जाता है शुष्क मरुस्थलीय, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय है ना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, ये अरावली आ जाता है, ये बीच के अरावली भाई, इसको एक बार हाँ अर्ध शुष्क लिख देते हैं। और ये जो जा रही है ये अरावली है आपके पास। अरावली के पूर्व में जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदान है, ये बहुत बार समझा दिया मैंने। और ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब वर्षा के क्षेत्र में बात करें तो शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश ये कौन सा आ जाता है, ये अगर अपन बात करें तो ये पूरा क्षेत्र अपन एक बार इसमें शामिल करते हैं, है ना, ये पूरा क्षेत्र। तो इसमें जो वर्षा का औसत है वो इतना ही है, 25 से ये 10 से 25 है ना, ये जो शुष्क है, सॉरी पूरे को नहीं, अपनी ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये जो अपने मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, इसके इधर की बात करें तो ये सही कह रहा है, यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 10 से 25 सेंटीमीटर ही होती है। अब ये दूसरा पूछ रहा है सालरवन क्षेत्र कहाँ पे है, तो सालरवन क्षेत्र जो है ना वो आपके पास कहाँ पे आता है, ये जो पूर्वी मैदान है ना, इसके ये जो पहाड़ी इलाकों में जो क्षेत्र है वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे ये वर्षा सही होती है।
और मिश्रित पतझड़ की बात करें तो ये जो अरावली का पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी भाग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा 70 से 80 नहीं होती है, यहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है भाई, है ना, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस मैदान में, ध्यान से समझ लेना। हाँ, और बाकी 150 से आप ये सारे जानते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ये 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, यहाँ पे सिरोही के भी पास होती है, माउंट आबू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर का निम्न में से कौन वह स्थान जहां ग्लास व सिरेमिक हब के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? अलवर की बात करें तो घिलोट में वो स्थापना की गई है भाई। कहाँ पे? अलवर का जो घिलोट क्षेत्र है वहाँ पे ग्लास यानी कांच और सिरेमिक हब के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे? अलवर के घिलोट में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या है, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र व उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी बता देते हैं, सुमेलित नहीं है। बड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, और इसके बाद में बात करें बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर और साकंबरी झुंझुनू सीकर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बड़ा खेड़ा कंजर्वेशन है वो सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास सिरोही में है। बड़ा खेड़ा जो है वो कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ पे है? वो सिरोही जिले में आता है। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? उत्कृष्टता केंद्र है और स्थान दिया हुआ है। तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है देवरावास टोंक में, और सीताफल उत्कृष्टता चित्तौड़गढ़, फल व सब्जी उत्कृष्टता बूंदी, और फूलों का उत्कृष्टता केंद्र धौल। ये सुमेलित नहीं है भाई इसमें। धौलपुर में फूलों का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। बाकी मैंने पीछे ना इसकी डिटेल बता रखी है भाई, देख लेना वहाँ पे। पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पंचायती राज की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बलवंत राय मेहता की सिफारिश से राज्य में त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय जो अपने पास चुनाव व्यवस्था है, त्रिस्तरीय, चलिए मैं बता देता हूँ, त्रिस्तरीय जो अपने पास चुनाव व्यवस्था की गई थी, है ना, त्रिस्तरीय जो ढांचा तैयार किया गया था, उसमें सबसे बड़ी जो इकाई है वो आपके पास जिला परिषद रखी गई थी भाई, रखी गई है ना, बिल्कुल। ग्राम पंचायत अपने पास पंचायत समिति है और जिला परिषद है। अब नगर निगम और नगर पालिका ये जो है ये आपके पास शहरी निकाय में है। अपने को आंसर किसका बताना? पंचायती राज में। तो पंचायती राज में ग्रामीण जो अपने पंचायती राज है उसमें तो अपने पास क्या आ जाते हैं? जिला परिषद। और अगर अपने शहरी निकाय की सबसे बड़ी बात करेंगे, ध्यान से समझ लेना, वो आपके पास नगर निगम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस कारण से हुआ? 1734 में हुर्रा सम्मेलन के कारण नहीं हुआ भाई। बूंदी के आंतरिक झगड़े के कारण, बिल्कुल ये सही है भाई। कृष्णा कुमारी विवाद के कारण नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल बूंदी के आंतरिक झगड़े के कारण अपने पास राजस्थान में मराठों का अपने पास प्रवेश, यानी मराठों के लिए राजस्थान के प्रवेश द्वार कब खुले? जब बूंदी में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, है ना, वो बता देता हूँ मैं कब। देखो हुर्रा सम्मेलन की बात करें तो 1734 में हुआ भाई, और इसका जो आयोजन करता है, मुख्य कार्यकारी है, वो तो थे सवाई जय सिंह। लेकिन अपने पास जो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना, अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो किन्हें बनाया गया भाई? वो उदयपुर के जगत सिंह द्वितीय को क्या है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये हुआ कब था भाई? तो ये 17 जुलाई अपने पास 17 जुलाई 1734 में क्या है इसका आयोजन किया गया था। अब ये क्या होता है कि अकाल इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये मराठों के खिलाफ था भाई, ये मराठों के खिलाफ था। पूरे राजस्थान के उस अपने पास जो राजपूत वंश थे, उनको जो राजपूत राजा थे, ताकि वो मराठा को हरा सके, इसलिए इसका आयोजन करवाया गया था। ये सवाई जय सिंह इसके वो मुख्य सूत्रधार थे, वो सवाई जय सिंह थे, जयपुर वाले। बूंदी के आंतरिक झगड़े के कारण बताएं तो 1734 में बूंदी रियासत के उत्तराधिकार के आंतरिक विवाद में अपने पास बुद्ध सिंह की रानी, यानी बुद्ध सिंह जो राजा थे बूंदी के, अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए मराठा सरदारों मल्हार राव होलकर को धन देकर आमंत्रित किया था। तो ये यहाँ से शुरू हो जाता है अपने पास मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में। कृष्णा कुमारी विवाद की बात है, जो ये है बहुत बाद में 1807 में हुआ था भाई। उदयपुर की राजकुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर रियासतों के बीच गिंगोली का युद्ध जो हुआ था, जिसमें अमीर खां पिंडारी भी शामिल था, याद रख लेना इसमें। अब अमीर खां पिंडारी के कहने पे ही राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी ना, कृष्णा कुमारी, उसको जहर देके इस युद्ध के जो अपने पास विवाद चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था।
इसके बाद में जोधपुर का वह शासक जो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे तथा अधिक सुविधा व अधिकार प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान में विलय होने को तैयार था, भोपाल सिंह, हनुमंत सिंह, सादुर सिंह और मान सिंह। तो ये अपने पास हनुमंत सिंह जोधपुर वाले थे भाई। कहाँ के? हनुमंत सिंह जोधपुर के जो थे, उन्होंने ये सोचा कि मुझे ज़्यादा रियासत मिलेगी, ज़्यादा ताकत मिलेगी, तो वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष है, उनके कहने पे, उनको समझाने पे हनुमंत सिंह अंततः अपने पास राजस्थान में शामिल हो जाते हैं। सादुर सिंह कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे, तो ये बीकानेर के हैं। और इसके बाद में बात करें और कहाँ पे है, तो ये भोपाल सिंह उदयपुर के, मान सिंह द्वितीय जयपुर के हैं, जो कि अपने पास राज प्रमुख बनाए गए थे। तो राजस्थान के एकीकरण के अंत समय तक वो राज प्रमुख रहे थे। इनके बारे में चर्चा बहुत पहले हो चुकी है भाई। राजपूताना का वह शासक जिसने छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने के लिए विवश कर दिया, मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर वाले, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह। और इसके बारे में एक खास बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी? जसवंत सिंह के बारे में, कि औरंगजेब ने ये कहा था जब उसकी मृत्यु हुई थी, तो आज कुफ्र का गढ़ ढह गया है। ये सारी बातें अपनी रिवाइज नहीं करेंगे दोबारा, चिंता मत करो। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से जून 1942 में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? बाल मुकुंद बिस्सा की हो गई थी। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जतिन दास अपने पहले व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल के कारण जेल में मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। यही बाल मुकुंद बिस्सा ने किया था राजस्थान प्रजामंडल के दौरान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के किस त्योहार पर गाय व बछड़े की पूजा की जाती है? बछ बारस को की जाती है भाई, बछ बारस को की जाती है। तो बाकी जो त्योहार है उस पर क्या होता है? निर्जला एकादशी क्या होती है, पूछ सकते हैं। तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ये ज्येष्ठ यानी जेठ का महीना में शुक्ल की एकादशी हो ना, एकादशी 11 से, जेठ का महीना की जो 11 है शुक्ल पक्ष की, को बिना जल पिए रखा जाने वाला व्रत है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है निर्जला एकादशी में। बछ बारस क्या है? ये भाद्रपद यानी भादवा की कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी जो बारस बोले अगर हाँ तिथि को बछ बारस वत्स द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन में माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है तथा गाय और उसके दूध पीते बछड़े की पारंपरिक पूजा में रूप से पूजा करती है। इस दिन चाकू से कटी हुई चीजें खाना वर्जित होता है। ये काट मत देना कहीं आप, ये बता रहा हूँ कि चाकू से कटी हुई जो सब्जियां जाए, आजकल कौन मानता है भाई? आजकल तो नहीं सोचते अपन इतना, है ना, आपने तो हर चीज़ काटनी पड़ती है, तो ये छोड़ो आप लोग। लेकिन कौन से व्रत में अपने चाकू से कटी हुई वस्तुएं नहीं खाते हैं या चीज़ें नहीं खाते हैं? तो वो बछ बारस होता है। अच्छा, ऊब छठ क्यों हुआ है? तो ऊब छठ के बारे में बात करें तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को यानी भादवा की जो कृष्ण पक्ष की छठ आवा है उसको महिलाएं व युवतियां सूर्यास्त के बाद खड़ी रहकर व्रत पूजा करती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है। तो ये भी ध्यान में रखना। अक्षय तृतीया आपने अबूझ सावा है भाई, क्या है? बैसाख शुक्ला, जो बैसाख को महीनों हुआ ना उसका शुक्ल तृतीया हुआ, शुक्ल पक्ष की तृतीया, तीज जिना को मनाया जाता है। अबूझ सावा होता है भैया, राजस्थान का सबसे बड़ा सावा यही होता है, अक्षय तृतीया। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ग्रंथ और रचना रचयिता के आधार पर बताएं तो गोरा बादल, हरित हेम रतन सूरी सही है, बिसलदेव रासो नरपति नाल सही है, सूरज प्रकाश कर्णिदान सही है, बेली कृष्ण रुक्मणी रे गिरधर आसिया नहीं है। तो ये किसने लिखी है? ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है पित्थल नाम से। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ी सी। बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री राजस्थानी साहित्य का सबसे अनमोल ग्रंथ है जिसके रचयिता बीकानेर के राव कल्याण के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल नाम से। और इसमें पाथल शब्द का प्रयोग है वो महाराणा प्रताप के लिए किया गया है बेली कृष्ण रुक्मणी में। यानी जो पाथल शब्द है ना, पित्थल पाथल, जो ये पाथल है वो महाराणा प्रताप के लिए भाई, महाराणा प्रताप के लिए। अच्छा, इस ग्रंथ को दुर्साहडा ने 5वां वेद भी कहा है और 19वां पुराण भी कहा, जबकि गिरधरासिया ने सगत रासो लिखा भाई। और गिरधरासिया के सामने दिया हुआ था उन्होंने क्या लिखा भाई? सगत रासो लिखा है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी उपबोली के पास देवड़ा वाटी है भाई, यानी देवड़ा जो वंश अभी बात करेंगे, चिंता मत करो। देवड़ा वाटी जो सिरोही में बोली जाती है, सिरोही में जो अपने पास मारवाड़ी की उपबोली बोली जाती है उसका नाम देवड़ा वाटी है। चलिए गोड़वाड़ी बात करें तो ये कहाँ पे बोली जाती है? पाली, जालोर, सांचौर क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की एक बोली है गोड़वाड़ी, याद रखना। देवड़ा वाटी की बात कर लेते हैं तो सिरोही क्षेत्र पर ऐतिहासिक रूप से चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था।
तो देवड़ा शाखा के द्वारा जब अपने पास, इसी कारण राजस्थानी बोली को क्या कहते हैं, स्थानीय बोली को देवड़ावाटी कहा जाता है। समझ में आई? अपने रांगड़ी अपने राजपूतों की भाषा थी, तो उसी प्रकार से देवड़ावाटी यानी देवड़ा चौहानों की शाखा वहां पे अपने पास शासन कर रही थी और ये उनके द्वारा बोली यूज की जाती थी, इसलिए देवड़ावाटी। अगर मालवी की बात करें तो क्या ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है भाई, उपबोली भाषा मान लेते हैं। अहिरवाटी की बात करें तो इसे राठी या हीरवाटी भी कहते हैं। मुख्य रूप से कोटपुतली, बहरोड और अलवर के मुंडावर क्षेत्र में यादव यानी अहिर बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो चारों भाषाएं ध्यान में रख लेना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे मैच नहीं करवा के पूछ रहा हूँ, वहाँ पे मैचिंग वाले आ गए तो ये ध्यान में रखना, इसीलिए मैं चार ऑप्शन की व्याख्या करता हूँ। किस संत की वाणी चोपड़ा कहलाती है? तो दालाती है। तो चोपड़ा की बात करें तो संत मावजी की जो वाणी है, जो अपने पास जो उनके क्या है वचन बोले जाते हैं ना, जिनको अपने पास उपदेश कहते हैं, उन्हें चोपड़ा कहा जाता है। मावजी के जो उपदेश है उनको। चलिए बात करते हैं वागड़ के प्रसिद्ध लोक संत निष्कलंक संप्रदाय के, निष्कलंकी संप्रदाय जिसको अपन कहते हैं ना, आप निष्कलंकी पढ़ते हो, के प्रवर्तक संत मावजी का जन्म कहाँ? सबला गांव डूंगरपुर में हुआ है। द्वारा वागड़ी भाषा में रचित भविष्यवाणियों और उपदेशों के संकलन को चोपड़ा कहा जाता है। ये चोपड़े केवल दिवाली के दिन दर्शन के लिए बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद में संत पीपा की बात करें तो गागरोन के खींची राजा जो बाद में संत बने, इनके उपदेश पीपाजी की वाणी और भजनों के रूप में संकलित है। और संत दादू दयाल जी के बारे में आप जानते हो, राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू दयाल री वाणी और दादू रा दूहा कहलाती है, ये ध्यान में रख लेना। और संत जम्बो जी की बात करें तो उपदेश नियम जम्ब सागर और जम्ब गीता शब्द वाणी के नाम से जाने जाते हैं। ये जम्बो जी के बारे में हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई। चलिए, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। कुचामणी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता सही है। यह ख्याल साय से लेकर सुबह तक जारी रहता है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते हैं भाई। इसमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। कौन से? कुचामणी ख्याल में। जो कुचामणी ख्याल है ना, इसमें जो महिलाओं पात्र है, महिला जो अपने पास पात्र होते हैं, उनकी भूमिका जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहन के निभाते हैं। इसके बाद में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत करना कहलाता है जामना, समेला, बढ़ार, आगोटा। तो इसमें आपके पास जो सामेला है वो होता है। सामेला कहते हैं जब अपने बारात जावे है और बारात में जाने के बाद में एक जगह रुक जावे नाश्ता पानी के लिए, फिर आपने जो वधु पक्ष हो है वहाँ का कोई बुजुर्ग आदमी आवे, नारियल लेके आवे, नारियल दे के जावे अपने जो वर होता है उसको, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सामेला कहते हैं। चलिए, जामना क्या होता है? यह बच्चे के जन्म के दिन ननिहाल पक्ष द्वारा भेजे जाने वाले कपड़ों और उपहारों जच्चा बच्चा के लिए से संबंधित एक पारिवारिक रीत है भाई जामना। सामेला अभी बता दें, विवाह के समय जब बारात वधु के घर या निश्चित तोरण स्थान के पास पहुंचती है, तब वधु पक्ष के बुजुर्ग या मुख्य लोग कलश में नारियल या रोली अक्षत रखकर बारात के आदर सत्कार और अगवानी करते हैं। इस रस्म को राजस्थानी संस्कृति में सामेला या मधुपर्क कहते हैं। आगे प्रश्न भी आएगा मधुपर्क का। बढ़ार क्या है? विवाह के अगले दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों और मित्रों को दिया जाने वाला सामान है, तो याद रख लेना भाई। अच्छा, आगेटा क्या होता है? यह ग्रामीण अंचलों में कृषि या पशुपालन से जुड़ी एक अन्य स्थानीय शब्दावली है। विवाह की अगवानी से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये बाकी याद कर लेना अब आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 9 से अच्छा अपना मैं ये प्रश्न नंबर 1 से वापस शुरू हो गए। मैंने दो जो पेपर है वो तैयार किए थे, शायद ये इस तरीके से हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़े करंट और पढ़ लेते हैं, वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। है 9 से 19 मार्च 2026 को आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स किस संगठन का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास था? तो ध्यान में रखना भाई, ये मार्च में जो कोल्ड रिस्पॉन्स है ये किसका है भाई? ब्रिक्स का, नाटो का, आसियान का, RRGC का है, तो सॉरी IRGC का है, तो ये नाटो का था भाई। ये कौन सा? 9 से 19 मार्च 2026 को आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स जो युद्धाभ्यास है संगठन है, किस संगठन द्वारा किया गया? तो ये नाटो द्वारा किया गया। देखो, कोल्ड रिस्पॉन्स क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की बात करते हैं द्वारा आयोजित एक प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास मुख्य रूप से नॉर्वे में अत्यधिक ठंड और बर्फीले वातावरण से सहयोगियों की रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किया जाता है, तो ध्यान में रख लेना। ब्रिक्स की बात करें तो ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका आदि का समूह है। यह कोई सैन्य संगठन नहीं है।
आसियान की बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, पूर्वी तिमोर इसके 11वें सदस्य के रूप में जुड़ा है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो पहले आसियान था उसमें 10 सदस्य थे, लेकिन अभी पूर्वी तिमोर और जुड़ गया जो कि 11वां सदस्य बन गया है। IRGC की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है, जो ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक मुख्य प्रभाग है। तो ये सारे जो सभी है ना, इनके बारे में सूचना आ गई भी। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत की जैव विविधता पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु एक उच्च स्तरीय क्या विशेषज्ञ समिति की किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? धनंजय मोहन है, प्रोफेसर A विजू कुमार है, कंपेला वेंकट रमणा मूर्ति है, आशा मेनन है। तो इसमें धनंजय मोहन जो है ना, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान से समझ लेना, खास बात बता रहा हूँ। प्रोफेसर विजू की बात करें, कुमार केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर A विजू कुमार इस समिति के सह अध्यक्ष हैं भाई। सह अध्यक्ष रहे हैं, सह अध्यक्ष के बारे में पूछे, विजू कुमार है। धनंजय मोहन की बात करें तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैसे कि विलायती बबूल है, जलकुंभी है के प्रभाव की समीक्षा और नियंत्रण के लिए धनंजय मोहन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपेला वेंकट रमणा मूर्ति ये समुद्री जीव विज्ञान और पर्यावरण संबंधी प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। और आशा मेनन ये दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जिन्हें अन्य कानूनी समितियों से नियुक्त किया जाता रहा है। तो ये अपने पास हो जाते हैं इन चारों की व्याख्या। नेक्स्ट है, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश बन गया है। इसका वैश्विक नारियल उत्पादन में कितना योगदान है? तो 30.37% योगदान है भाई। किसका? भारत का दुनिया में। यह प्रश्न शायद नहीं पूछेगा ये, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। हाँ, वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कार में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल H देवरेट है और जॉन M मार्टिनिस, सभी को दिया गया है भाई। ये जो फिजिक्स में यानी भौतिकी विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो वर्ष 2025 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जॉन क्लार्क, मिशेल H देवरेट और जॉन M मार्टिनिस को प्रदान किया गया। किस कारण से भाई? पुरस्कार का कारण क्या है? इन वैज्ञानिकों को सुपर कंडक्टिंग क्वांटम बिट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग आधारभूत विकास में अपनी क्रांतिकारी कार्यों के लिए इस सर्वोच्च सम्मान के लिए नवाजा गया है। तो किसके लिए दिया गया? ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, नाम याद रख लेना। नेक्स्ट, मंडार किस जिले में है जहां वार्षिक लीलाधारी महादेव पशु मेला क्या है 7 से 11 मार्च 2026 को आयोजित किया जाता है? तो ये आपके पास सिरोही जिले में है। मंडार कहाँ पे है भाई? सिरोही जिले में है। क्या है देखो, मंडार कस्बा राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध लीलाधारी महादेव पशु मेला आयोजित किया जाता है। मार्च 2026 में आयोजित इस मेले में कांकरेज नस्ल के बैलों और सांचोरी नस्ल के मवेशियों की भारी व्यापार होता है। कांकरेज और सांचोरी नस्ल। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे तिलकवाड़ और सवाई भोज जैसे स्थानीय धार्मिक मेले लगते हैं। और राजसमंद की बात करें तो आमेट पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ मेवाड़ महोत्सव और शिल्प ग्रामोत्सव मुख्य आकर्षण है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को कितनी राशि तक का दुर्घटना जीवन बीमा कवर उपलब्ध होता है? तो इसमें आपके पास ये होता है 25 लाख, यानी 25 लाख का दुर्घटना बीमा कवरअप है वो फ्री का मिलता है। कौन? जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे अपने पास ब्रॉन्ज जीता हो, चाहे सिल्वर, चाहे गोल्ड। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अवसर पर 26 जनवरी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? सत्येंद्र सिंह महानिरीक्षक पुलिस सीकर रेंज को दिया गया है भाई। ध्यान में रख लेना, ये प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, ये प्रश्न आ सकता है किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 में किस वर्ष तक प्रदेश में 200 से अधिक GCC जो स्थापित है वो किए जाने का लक्ष्य आधारित है? राजस्थान किस वर्ष तक 200 से अधिक GCC भैया? तो इसमें अगर अपन बात करें तो वो पास आ जाता है 2030 तक, यानी 2030 तक 200 से अधिक GCC स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है अपने पास राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत। क्या है ये? GCC वाला ये भाई।
सर नेक्स्ट बात करें, जयपुर जिले में आयोजित 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का शुभारंभ 27 दिसंबर 2025 को कहां से किया गया? झपोक से किया गया है भाई। कहां से? ये झपोक से किया गया है। झपोक जयपुर में वर्तमान में सांबर दुदू के निकट है। ये के झपोक नामक स्थान पर 27 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध 5 दिवसीय सांबर महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य सांबर झील में पर्यटन, बर्ड वॉचिंग, खासतौर से फ्लेमिंगो पक्षी कहाँ पे आता है? सांबर झील में आता है, सांबर झील के पास। तो फ्लेमिंगो पक्षी का भी नाम याद रखना। स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। भाषा, राजस्थानी भाषा में विजेताओं के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो युवा साहित्य पुरस्कार पूनमचंद गोदारा, अंत से आंगणे और बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार पखेरुआ नी पीड़ा। ये दोनों ही मैच है भाई, दोनों सही हैं, तो दोनों के लिए ध्यान में रखना भाई। कृति पूछ सकते हैं, ये किसकी कृति, ये किसकी कृति, इस प्रकार से। उदयनाथ पर्वत अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया, शायद ये रिपीट हो गया भाई। ये अलवर में है उदयनाथ, है ना। अलवर उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसी पर्वत से राजस्थान की प्रसिद्ध रूपारेल नदी, हाँ ये खास बात है, ये उस समय नहीं बताया शायद मैंने। रूपारेल नदी, वराह नदी भी कहते हैं, का उद्गम होता है। ये उत्तरी अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। अजमेर में ये मुख्य अरावली की तारागढ़ जैसे 873 मीटर है और नाग पहाड़ स्थित है जहां लूणी नदी निकलती है। अच्छा, सीकर में रघुनाथ पहाड़ी 1055 मीटर ऊपर है भाई, किलोमीटर बोल रहा हूँ। मालखेत और हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है और जयपुर में जयगढ़ है, नारगढ़ है, खोह है, बैराट की पहाड़ियाँ स्थित है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अब मैं थोड़ी बातें नहीं कर सकता क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है। नहीं तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये कहाँ से उठती है इसके बारे में मैं आपको मैप पे समझा देता, लेकिन अभी आपको पेपर करना है केवल। अच्छा, राजस्थान दिसंबर जनवरी में होने वाली हल्की वर्षा को मावठ कहा जाता है। यह वर्षा भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। ये रबी की फसल विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए अमृत के समान होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो राजस्थान में ग्रीष्म काल में जून से सितंबर में मुख्य वर्षा होती है। पछुआ हवाएं क्या होती है भाई? ये सामान्य सनमार्गी पवनें जो उच्च अक्षांशों में चलती है, ये भी समझा देता हूँ। लौटता हुआ मानसून, इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर नवंबर कहते हैं, जिसे राजस्थान में वर्षा न के बराबर होती है भाई। तो देखो एक बार, चलिए मैंने एक बार तो यही समझा देता हूँ क्योंकि मैप पे अगर मैं समझाने लग जाऊँगा तो थोड़ा क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना, राजस्थान में जो किस जिले में? डेगाना, ये रहा अपने पास, ये देख लेना भाई। हाँ, डेगाना भाखरी पहाड़ी है भाई। भारत में टंगस्टन के खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध और एकमात्र व्यावसायिक खान रही है। टंगस्टन का मुख्य इसके वुल्फ्रेमाइट होता है। ये आपके विज्ञान में पूछ सकता है भाई। इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट और युद्ध सामग्री बनाने में होता है। शाहपुरा की बात करें तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से अब्रक और लोहा इसके के छोटे भंडारों के लिए जाना जाता है। अलवर की खोदरी व तांबे के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, सांगानेरी छपाई के लिए किस नदी का? ढूंढ नदी का होता है भाई। प्रश्न पूछ सकता है ये कि ढूंढ नदी किस कहाँ? सांगानेरी प्रिंट में जो प्रिंट होती है, जो अजरक प्रिंट वगैरह होती है ना, जाजम प्रिंट वगैरह, तो वहाँ पे अपने पास पानी कहाँ से आता है? वो ढूंढ नदी से आता है। क्या है ये ढूंढ नदी? बात करते देखो, जयपुर के सांगानेर कस्बे में होने वाली पारंपरिक हस्तशिल्प छपाई सांगानेरी प्रिंट कहलाती है। पारंपरिक रूप से सांगानेरी छपाई और रंगाई धुलाई के कार्यों के लिए स्थानीय ढूंढ नदी, इसकी सहायक नदी अमानिसा के नाले का शुद्ध जल, इसकी सहायक नदी कौन सी? अमानिसा, उसका नाला जो निकलता है के पानी का उपयोग किया जा रहा है, जिसके रासायनिक गुणों को चमकीला बनाते हैं। जोजड़ी नदी जोधपुर में बहती है, लूनी की सहायक नदी है। मेनाल नदी ये भीलवाड़े में बहती है और बनास और बेड़च के साथ मिलकर त्रिवेणी बनाती है। और खारी नदी राजसमंद और अजमेर में बहती है। तो ये हो जाती है अपने पास इसकी। नेक्स्ट है, पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध उद्यान की फसल निम्न में से कौन सी है? जोजोबा होबा है, इजराइल की सहायता से लगाई जा रही है। देखो, जोजोबा होबा को पीला सोना क्या कहते हैं भाई? जोजोबा होबा को पीला सोना भी कहते हैं। और यह एक मरुस्थलीय तिलहन पौधा है जो मूलतः इजराइल या मेक्सिको का है। इसके बीज इसमें से उच्च गुणवत्ता वाला तेल निकलता है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों और हवाई जहाजों के ईंधन लुब्रिकेंट के में होता है। राजस्थान में इसके केंद्र ढंड, जयपुर, फतेहपुर सीकर में स्थापित है। यानी जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है भाई। अच्छा, सूची 2 से मिलान करना है। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है भाई? ये रघुनाथगढ़ अभी बताया, सीकर में है। गुरु सीकर सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है। अब ये तो बहुत ही सरल आ गया। राजस्थान का प्रथम वेटलैंड आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? केवलादेव है, रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का। तो केवलादेव है भाई।
वेटलैंड, प्रथम वेटलैंड कौन सा है? केवलादेव अभयारण्य कहाँ? भरतपुर है। क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केवलादेव भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को 1 अक्टूबर 1981 को भारत के शुरुआती रामसर स्थल कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा कर ली है। ईरान के पास रामसर एक स्थान है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। जो अपने पास दलदली भूमि है, जो अपने भूमि में जो पानी वाला क्षेत्र उसको उसके संरक्षण के लिए, तो राजस्थान का पहला तो है केवलादेव। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सांबर झील। शामिल किया, ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय है। दूसरा सांबर झील है जिसे 1990 में शामिल किया गया था। रणथंभौर ये सवाईमाधोपुर में स्थित है, एक बाघ परियोजना 1973। मुकुंदवारा हिल्स की बात करें तो कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है। सरिस्का ये अलवर में स्थित है, दूसरी बाघ परियोजना है। तो ये आप जानते हो भाई। नेक्स्ट, राजस्थान में अंतर स्थलीय प्रवाही आंतरिक जल प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? शेखावाटी के रूप में जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र जो है वो अंतर प्रवाही नदियों का से जो नदी है उससे बना हुआ, जैसे कांतली का क्षेत्र है भाई। इसके बाद राजस्थान को उसकी भू आकृति के दृष्टिकोण से कितने, ये तो आप जानते हो 4 में बांटा गया है, लेकिन मैंने ये प्रश्न क्यों रखा है पता है? मैं थोड़ी सी डिटेल बताने वाला था इसमें। ये देखो मैंने लिख रखी है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा और बाद में अपने पास प्रमाणिक भौगोलिक वर्गीकरण हरिमोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है ना। जो 4 भौतिक प्रदेश से अगर अपन बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं अपने पास, है ना। ये राजस्थान है, इसमें अगर बात करें तो 4 पश्चिमी मरुस्थल, ये अपने पास पश्चिमी मरुस्थल होता है। चलिए, ये पश्चिमी मरुस्थल है 61 पॉइंट, ये जो टोटल है ना, ये टोटल ये आपके पास 61.11% भूभाग पे है और इस पे 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद अरावली की बात करें तो ये जो अरावली क्षेत्र है ना, ये अरावली क्षेत्र ये 9% भूभाग पे है और यहाँ पे लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। और अगर अपन पूर्वी मैदान की बात करें तो ये जो अरावली के पूर्व में है ये आपके पास 23% है और इस पे 39% जनसंख्या निवास करती है, 39। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो 6.9% है, इसके ऊपर आपके पास लगभग 8% जनसंख्या निवास करती है। कुछ एक आप देख लेना, आप कहोगे सर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सारे सही हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रखा भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? ढेबर, पचबदरा, डीडवाना, ये ढेबर ही नहीं है भाई। ढेबर कौन सी? जयसमंद का दूसरा नाम है ना, जयसमंद का दूसरा नाम ढेबर है। पचबदरा, डीडवाना, लूणकरण ये सारी खारी झीलें हैं। ये दिया हुआ है इसमें, ये स्क्रीनशॉट ले लेना भैया ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरा पहले समझाया हुआ अच्छा बहुत प्रश्न। अच्छा, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब एक बढ़ते क्रम में, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आरोही क्रम में सबसे कम वर्षा क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून? थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज आ जाओगे, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाओगे। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, है ना, ये बात करते हैं क्या है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए इधर से राजस्थान को कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है आपके पास, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा बताऊं, चलिए मैं वैसे बता देता हूं, भारत के संदर्भ में लेके चलता हूं, नहीं तो आप ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून समझ नहीं पाओगे। मैं एक बार ये भारत ऐसे ही बना देता हूं। भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, इसके मेडागास्कर द्वीप समूह से अपने पास क्या हवाएं अवतलित होकर वापस घूम के आती है और वो सीधा मानसूनी जो गर्म हवाएं हैं वो अपने पास समुद्री पानी को साथ लेके आती है। तो वो जब आती है तो वो जब शाखा आती है तो वो अपने पास रास्ता भारत के किस तरफ है भाई? दक्षिणी पश्चिम की तरफ है। ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो इस हिस्से से अपने पास मेडागास्कर से वो आता है। तो ये जो शाखा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा है और ये यहाँ भारत के पास आके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अब यहाँ से जब अपने पास राजस्थान में प्रवेश करते हैं, अपना राजस्थान यहाँ पे है, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो औसत वर्षा के अवरोही क्रम में, तो इस शाखा से जब अपनी डूंगरपुर में प्रवेश करती है, ये राजस्थान है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, तो जब अपने इधर जाएगी तो घटता हुआ क्रम इधर से तो आएगा, ना कि इधर से, क्योंकि इधर तो ज़्यादा आएगी बारिश और उधर से आएंगे तो कम आएगी। तो अपने पास क्या देखना है? राजस्थान का सबसे ऊपरी जिला देखना है। सबसे ऊपरी जयपुर नहीं, हनुमानगढ़ आ जाता है, बूंदी बांसवाड़ा तो हनुमानगढ़ ही है इसमें तो सबसे ऊपर। अब देखो मैं राजस्थान के संदर्भ में बता देता हूँ। अब अपने पास जो ये राजस्थान है ना, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान बनाना सीखना पड़ेगा मुझे तो, है ना। नहीं आप कहोगे सर ये राजस्थान बढ़िया नहीं बना रहे हो आप। चलिए राजस्थान बढ़िया बनाएंगे, आप सीखते हैं भाई, सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास सीखने का।
ये है अपने राजस्थान। तो हनुमानगढ़ कहाँ पे है? यहाँ पे है, गंगानगर, ये हनुमानगढ़ है। अब अपने पास वो राजस्थान में इधर से तो प्रवेश करा, इधर से प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे कम बारिश होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो हनुमानगढ़ जो है वो सबसे लास्ट में आता, तो यही जिला आपका क्रम हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, इतना सरल तरीका रखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही ऑप्शन देखा मैंने तो। इसके बाद है मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु वर्गीकरण में आते हैं? तो मेवात कहाँ? मेवात आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना, अलवर, भरतपुर आता है मेवात, भरतपुर। और ये कहाँ पे है? ये अपने पास है राजस्थान। फिर राजस्थान बताना पड़ेगा मुझे, है ना। चलिए, ये राजस्थान बनाना सीखना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, आप बता देना मुझे सीखे कि नहीं सीखे हैं। चलिए, हाँ सीखेंगे भाई, सीखेंगे। ये वैसे ही बना देता हूँ मैं, एक बार सीखना पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए। ये राजस्थान है। और जो अलवर भरतपुर है वो कहाँ पे? यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो राजस्थान को इस तरीके से बांट देते हैं, इस तरीके से। ये मतलब यहाँ पे रहे, कहीं आप सोचो कि गुरुजी खट्टे बना रहे हो, इस पे है तो इस पे आता है, तो ये है कौन सा आता है? ये राजस्थान का। ये कोपेन वर्गीकरण ने किस में रखा है? CAW में रखा है भाई, CAW में रखा है इसको। तो यानी उपोष्ण शीतोष्ण, सॉरी, इसको किस में रखा है? इसको शीतोष्ण कैटेगरी में रखा है। तो इसमें अपने पास कौन सा हो जाएगा? CW। अरे CAW तो अपने पास उसका बता दिया मैंने, थानवेट का। इसको इसने बताया CWG। वो CAW है वो थानवेट का भाई। तो थान इसने इसको किस में रखा है? इसमें रखा है। अब थोड़ी सी बात समझा देता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, है ना। ये सारे बता देता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब क्या थोड़ा बढ़िया बनाएंगे अपने राजस्थान बढ़िया बना के बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, है ना, थोड़ा सा देख लेना, आप भी देख लेना भाई। हाँ, राजस्थान ऐसा क्या अपना, और यहाँ पे आके इस तरीके से आके और इस तरीके से आके, है ना, ये इस तरीके से थोड़ा सा बना देते हैं। ये लोग, ये बना दिया मैंने, ये राजस्थान बना दिया है। राजस्थान थोड़ा बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन ठीक है, इतना काम चल जाएगा अपना। राजस्थान आप पहचान कर लोगे। ये राजस्थान है। और इसमें आपके पास मैं एक बार 4 कैटेगरी में डिवाइड कर ही देता हूँ, जो कि थानवेट ने बनाया है। AW कौन सा है? AW एक तो ये है, और एक इस क्षेत्र को रखा है ना। इस क्षेत्र को इसने क्या रखा है? AW में रखा है। अति आर्द्र जिसको कहते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत ही अत्यधिक वर्षा होती है। अब आते हैं CWG, कौन सा? BSHW। तो ये जो अपने पास ये जो क्षेत्र है, इसमें अरावली के पश्चिम की तरफ 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा जो रेखा है ना, इसके इधर और अरावली के इधर वाला क्षेत्र, जिसको आप क्या कहते हो? अर्ध शुष्क कहते हो ना, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसको कहते हैं। इसको इसने किस में रखा है? BSHW में। किस में रखा? BSHW में रखा है। तो यहाँ पे हो जाता है। अब BWHW कौन सा है? तो BWHW आपका जो बिल्कुल शुष्क प्रदेश है ना, बिल्कुल जो शुष्क प्रदेश है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे प्रश्न आना है, निश्चित आना है। तो ये जो शुष्क प्रदेश है ना, इसको इसने किस में रख दिया? BWHW में। CWG किसको रखा है? तो CWG जो अरावली का ये क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र को इसने अपने पास CWG में रख दिया है। तो ये आपके पास हो जाता है। ये जो अपने पास आ जाता है ना पूर्वी मैदान, और ये क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं ना पूर्वी मैदान आ जाता है, और ये अपने पास अरावली का ये जो क्षेत्र है, इसको इसने CWG में रख दिया है। तो ये समझ लेना, ध्यान रख लेना भाई। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है? लाल सोम मिट्टी पाई जाती है, लाल लोम मिट्टी भाई, लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्या प्रधानता होती है, ये ध्यान रख लेना भाई आप लोग, है ना, पक्का प्रश्न पूछेंगे यहां से। इसके बाद में पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मांगलोंद क्षेत्र क्या है? निम्न में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। तो ये आपके पास पाली और ये फलसूंड है, ये आपके पास जिप्सम क्षेत्र के लिए फेमस है भाई। तो जिप्सम नागौर का मांगलोद, गोट मांगलोद बोलते हैं, और फलसूंड क्षेत्र मुख्य रूप से जिप्सम हरसोट और सेलेनाइट के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का उपयोग क्षारीय व उष्ण भूमि के उपचार में, सीमेंट तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उद्योग में किया जाता है। ग्रेफाइट है, ये बांसवाड़ा और अजमेर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। हीरा राजस्थान के केसरपुरा जो प्रतापगढ़ में है वहाँ पे पाया जाता है। और पेट्रोलियम के लिए बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जिसमें मंगला है, भाग्य में, ऐश्वर्य, कुएं सारे अपने पास इसके लिए फेमस है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट, तांबड़ा आप जानते हो भाई, कहाँ पे? टोंक में। कहाँ पे? तांबड़ा टोंक में होता है। इसके बाद सुमेलित करना भाई, कूट मिलान करना है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सीतामाता प्रतापगढ़ में है, और वन विहार धौलपुर में। ये तो मैचिंग है। चलिए, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो
तो लगभग आपके पास 18% भूमि जो है ना राजस्थान की, वो गेहूं की खेती के लिए प्रयोग में ली जाती है भाई, गेहूं की खेती के लिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है भाई। कौन सा है? गंगानगर है। इसके बाद में झुंझुनू है ना, ध्यान में रख लेना। और इसके बाद में पाली है। सबसे कम वृद्धि दर यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ भाई, चलिए ध्यान में रख लेना। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में है। और इसके बाद में देखिए तो जैसलमेर आता है, जैसलमेर, ये सारे दशकीय वृद्धि दर में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो माही बजाज परियोजना का संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर है, तो राजस्थान पंजाब गुजरात का नहीं है, क्योंकि गुजरात पंजाब ऊपर है और राजस्थान गुजरात जो अपने गुजरात है वो पश्चिम की तरफ, तो ये तो मेल ही नहीं होता। गुजरात तथा राजस्थान ये तो सही है ही। इसमें मध्य प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी नहीं है। चलिए बात करते हैं गुजरात तथा राजस्थान का माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में निर्मित है। यह राजस्थान का 45% और गुजरात का 55% संयुक्त उपक्रम है। हालांकि इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली 100% जो बिजली है वो केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, यानी 45% हिस्सा जल के क्षेत्र में है भाई, है ना, सिंचाई जिससे है ना जल से सिंचाई करेंगे तो 45%, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली जो उत्पादन होती है वो 100% राजस्थान की है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड ओलिव टी, जैतून की चाय वाला राजस्थान राज्य कौन बन गया है भाई? राजस्थान बन गया है, पहला ही राज्य बन गया ये। इसके बाद असंगत युग्म का चयन कीजिए, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर है, सही है। पूर्व से आने वाली हवा चील नहीं होती है भाई, ये प्रश्न पहले आ चुका शायद अपना, संजेरी कहलाती है, और बाकी सही है। ठीक है, चलिए फिर निम्न में से कौन सा सुमेलित है? परियोजना का नाम, संबंधित नदी। चुलीदे परियोजना अपने पास कहाँ है? भद्रावती है। पीपलदा परियोजना चंबल्ला है। राजगढ़ परियोजना ईरू है। और गागरीन परियोजना क्या है? सुमेलित पूछा है, तो ये आपके पास आहू गागरीन परियोजना है, वो आहू नदी पे है भाई। देखो क्या है, आहू गागरीन सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ में है। चूलीदेह परियोजना ये करौली जिले में जग्गर नदी पे बनी है। और पीपलदा परियोजना ये सवाई माधोपुर में स्थित एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के कौन से जिले में टी स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की प्राप्ति होती है? तो इसमें आपके पास जैसलमेर जिले से प्राप्त होती है भाई। ये थोड़ी सी इसके डिटेल पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद में रामगढ़ विषधारी परियोजना अभ्यारण्य, ये आ चुका अपना कोटा में है भाई, वन मंडल वन्य जीव कोटा में आता है रामगढ़ विषधारी। इसके बाद में बात करें क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केंद्र सरकार के अधीन नहीं है? तो इसमें आपके पास राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क पचबद्रा है, हिंदुस्तान ये अपने पास केंद्र सरकार का है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जयपुर ये भी अपने पास केंद्र सरकार का है। सांबर साल्ट लिमिटेड ये भी केंद्र सरकार का है। केवल राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पचपद्रा है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है भाई? अच्छा, बेराइट्स रेल पातलिया उदयपुर में, कैलसाइट मोंडा नीम का थाना, पन्ना कालागुमान राजसमंद, और तामड़ा त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा नहीं है। तामड़ा अभी बताए हैं टोंक जिले में है, तो ये ध्यान में रखना अपने पास। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में अपने पास संगमरमर से मूर्तियां वगैरह, जो संगमरमर होता है उससे उत्पादन होता है, उसके कार्य संगमरमर का कार्य होता है। बेराइट्स के संदर्भ में सही क्या है? इसे भारी पत्थर भी कहते हैं। जगतपुर उदयपुर में बेराइट्स के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग तेल के कुएं खोदने, कागज उद्योग व दवाइयों में किया जाता है। ये सारे हैं भाई, सारे सही हैं। तो चलिए फिर राजस्थान की प्रादेशिक वनस्पतियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए संबंध में कौन सा गलत है? तो जो खैर होता है, कत्था जिसे कहते हैं, एकेसिया कटिचू कहते हैं इसको, और कथोड़ी जाति द्वारा जो जनजाति है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में, उसके द्वारा काम किया जाता है, इसके द्वारा होता है। महुआ एनोजिस पंडुला और प्लास ब्यूटियम मोनोस्पर्मा सेवन लसियूरुस सिडिकुस है। तो इसमें आपके पास ये जो महुआ है ना, इसको एनोजिस पंडुला नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया है। जबकि विकल्प में जो एनोजिस पंडुला दिया हुआ है ना, वो राजस्थान के प्रसिद्ध धोकड़ा जो धोक के वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है एनोजिस पंडुला। प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट होता है। थानवाट के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? CAW उदयपुर बांसवाड़ा, DAW कोटा झालावाड़, DBW बीकानेर गंगानगर, EAD जैसलमेर बाड़मेर।
इस ये प्रश्न अपना रिपीट हो चुका है। तो DAW जो है ना, ये कौन सा है? वो CAW मैंने उसमें जो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो अपने पास AW की बात कर रहा था मैं वहाँ पे। CAW आपके पास जो आर्द्र होती है ना, आर्द्र जलवायु, उसके लिए था भाई वहाँ पे। ऐसे मत कन्फ्यूजन हो जाना कि गुरुजी बाद में बताया कौन माना। ये जो है ना, ये तो अपने पास जो कोपेन का वर्गीकरण है उसमें AW होता है, जहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। और ये आपके पास CWG होता है, और ये आपके पास BSHW होता है, और ये आपके पास BWHW होता है। ये ध्यान में रख लेना, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो झालावाड़ है ना, वो इस कैटेगरी में आता है, ना कि इस कैटेगरी में। तो ये आप देख लेना, उसमें कौन से जिले आते हैं, इसमें कौन से आते हैं। नेक्स्ट है, भीलों में वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी का नाम क्या है? भराड़ी है भाई। यानी अपने भीलों की वैवाहिक देवी माना जाता है, जिसका जब शादी होती है तो घर में उसका चित्रांकन किया जाता है, भराड़ी कहते हैं उसे। भील जनजाति के विवाह के मांगलिक अवसर पर घर की दीवार पर भित्ति चित्रों पर जिस लोक देवी का चित्र बनाया जाता है उसे भराड़ी माता कहा जाता है। यह चित्र दूल्हे द्वारा अपने हाथों से या मांगलिक कलाकारों द्वारा बनाया जाता है। लोकाई क्या है? भील समाज में मृत्यु भोज की प्रथा को लोकाई या कांटिया कहा जाता है। और धारी क्या है? ये सहरिया जनजाति में पुनर्जन्म की परंपरा धारी संस्कार से संबंधित है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी रचना मुरारी दान की है? तो यशवंत यशोभूषण है, वंश समुच्चय है, डिंगल कोश है, ये सारे अपने पास इसके है भाई कृतियां हैं। तो ध्यान से देख लेना कहाँ कहाँ कौन सी भाषा में है भाई। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए विजय सिंह पथिक से अनुरोध किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया है भाई। और ये रही इसकी डिटेल, ये देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करें तो क्या भगत आंदोलन गोविंद गुरु है, ऐक्य आंदोलन मोतीलाल तेजावत है, आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र है। उपयुक्त सभी संगत है भाई, सारे मिले हुए हैं। और आजाद जो मोर्चा है इसके बारे में अपनी चर्चा पहले हो चुकी है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या? पीपल पत्रा, अंगूठिया और जमेला नामक आभूषण पहने जाते हैं। तो ये आपके पास कान में, नाक में, सिर, बाजू पर, तो ये आपके पास कान में पहने जाने वाले आभूषण है भाई। अब ये मैंने बहुत बार समझा दिया पहले भी, तो इनके बारे में आपको याद कर लेना कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। इसके बाद में आता है, किस लोक संत को विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वो आपके पास जम्बोजी को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है? जम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जम्बोजी जन्म कहाँ? पीपासर नागौर को में पर्यावरण संरक्षण के संदेशों और चमत्कारों के कारण भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए हैं। रामचरण जी राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक, जिनकी प्रधान पीठ या मुख्य पीठ है शाहपुरा में है। चरणदास जी दिल्ली में चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। जसनाती संप्रदाय क्या है? ये कतरियासर बीकानेर के सिद्ध संत थे, जिनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। और ये 46 क्वेश्चन इस तरफ आ गया है, तो निम्न में से किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये बात करते हैं। तो लूर नृत्य, कूद नृत्य, चरी नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। तो गिद्दड़ नृत्य जो होता है ना, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, बाकियों में महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं भाई। तो देखो, ये शेखावाटी क्षेत्र का अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर डंडारोपण से लेकर दुल्हनडी तक किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी नृत्य करते हैं, जिन्हें मेहरी या गणगौर कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना भाई। इसके बाद लूर नृत्य ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा शादियों में किया जाने वाला नृत्य है। कूद नृत्य ग्रास्य जनजाति का बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य है। और चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर की क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया सिर पर। यह मैंने पहले भी समझा दिया भाई प्रश्न। इसके बाद सीताबाड़ी का मेला। प्रताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है भाई? तो इसमें अपने पास डामोर, सहरिया, मीणा, तो ये आपके पास सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो बारां जिले में केलवाड़ा के निकट सीताबाड़ी के ज्येष्ठ अमावस्या को एक विशाल मेला लगता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का रंगीला मेला कहा जाता है। ये वाल्मीकि आश्रम के धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है भाई। डामोर क्या है? ये इनका मुख्य मेला 11 की रेवाड़ी, ध्यान में रखना, डूंगरपुर में लगता है। और ग्रासिया इनका मुख्य मेला मनखारू मेड़ो सिरोही में आयोजित होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या है? निम्न में से कौन सा मेला सवाईमाधोपुर जिले में नहीं पड़ता है? आजम माता का मेला है, चौथ माता का मेला, सिवाड़ का मेला, गणेश जी का मेला। तो इसमें आपके पास जो आमज माता का मेला है वो यहाँ पे नहीं लगता है। बाकी जो सारे हैं वो अपने पास सवाईमाधोपुर में लगते हैं। आमज माता का मंदिर राजसमंद जिले में रिछड़े कुंभलगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जहाँ भील और राजपूत दोनों मिलकर पूजा करते हैं। आमज माता का मेला। चौथ का क्या है मेला? इसमें ये सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवड़ा के नाम से लगता है। सिवाड़ का मेला ये देश का एक 12वां ज्योतिर्लिंग घुमेश्वर महादेव स्थित है, जहां महाशिवरात्रि का बड़ा मेला लगता है। सिवाड़ का मेला याद रख लेना, सवाईमाधोपुर।
गणेश जी का मेला रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ये जो तिथियां हैं ये याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ श्रीधर व्यास की रचना है? रणमल, ये रणमल है भाई, रणमल छंद जिसको कहते हैं ना, रणमल छंद, हमीर महाकाव्य, वृत्तकोश और विश्व साल भंजिका। तो ये आपके पास रणमल छंद या रणमल छंद है भाई। यह इस ऐतिहासिक डिंगल अपभ्रंश काव्य के रचयिता श्रीधर व्यास है। इसमें ईडर के राजा रणमल द्वारा पाटन के सूबेदार जाफर खान के विरुद्ध हासिल की गई सैन्य विजय का बहुत ही सुंदर वीररस में वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य की बात करें तो नयनचंद्र सूरी हैं जो चौहानों के इतिहास का मुख्य स्रोत है। वृत्त कथा कोश कहें तो इसके रचयिता प्रसिद्ध जैन आचार्य हरिसेन है, और विश्व साल भंजिका कहें तो इसके रचयिता आपके पास दरबारी कवि राजशेखर हैं भाई। तो ये ध्यान में रख लेना, ये आ जाता है भाई। आदिवासियों के द्वारा नवरात्रा समाप्ति के पश्चात निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? गादोत्रो, धारी संस्कार, जवेरा, इसमें से कोई आपके पास जावेरा जो है वो कहा जाता है। नवरात्रा समाप्ति के पास निकाले जाने वाला जुलूस कहलाता है। तो इसमें जो ये जो अपना पेपर है ना भाई, मॉडल पेपर है ना, इस मॉडल पेपर में अपने विज्ञान के प्रश्न नहीं आए हैं तो घबराना नहीं है। विज्ञान और गणित मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपके लिए गणित और विज्ञान के अलग से ले आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। तो अपने 9 पेपर है वो आज कंप्लीट हो गए हैं, 10वां आपको कल मिल जाएगा। इसके बाद में जी ये बता रहा हूँ, और आपकी एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं आप लोगों को एक मेगा क्लास देने वाला हूँ जिसमें लगभग अपने 500 प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को फास्ट फॉरवर्डिंग करके देखना है। उसमें इतनी डिटेल नहीं, केवल प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पढ़ा, उत्तर दिया, इसी बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो वादा किया था 30 मॉडल पेपर बनाने का वो हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं है। 10 मॉडल पेपर भी आपके लिए सफिशिएंट है भाई, बहुत ही सफिशिएंट है। ज़्यादा अपने मेगा क्लास में पढ़ लेना और 10 मॉडल पेपर का रिवीजन, और वो उस मेगा क्लास का रिवीजन आप फास्ट फॉरवर्डिंग करके ज़रूर देखना। मैं कह रहा हूँ आपकी इस वनपाल भर्ती में बहुत काम आने वाली है। तो आज की इस क्लास को तो हम कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रख लेना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।